हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रार्थना क्लासेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायमेंशनल इक्वेशन का क्या क्या यूज है। तो एक यूज हम लोगों ने देख लिया था एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ठीक है। और मैंने एक फॉर्मूला भी आपको दिया था F=G(m1)m2/r² का। तो इसको आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, उम्मीद है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो तीनों कवर कर लेंगे, नहीं होगा अगर लंबा हो जाएगा तो दो ही कवर करके छोड़ देंगे। तो पहले देखते हैं टू कन्वर्ट यूनिट, दूसरा यूज। किसका यूज? डायमेंशनल इक्वेशन का। चलिए देखते हैं दूसरा यूज। देखिए, यूनिट को चेंज करना है ना। क्या है दूसरा यूज? टू कन्वर्ट यूनिट। टू कन्वर्ट यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? N1U1 = N2U2। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, मतलब देखते हैं। n से होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 10, 20, 30 ऐसे वैल्यू को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको डिनोट करते हैं N1 से, ठीक है। U1 हो गया यूनिट, जो यूनिट आपको दिया हुआ है ना। यूनिट मतलब मीटर हो गया, सेकंड हो गया, ये सब हो गया यूनिट, ये दिया हुआ होगा। N2 मतलब जिसमें आपको कन्वर्ट करके लाना है। अगर यहाँ 10 है तो हो सकता है यहाँ 50 आ जाए, 60 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे N2, जो नया यूनिट नया जो वैल्यू आने वाला है अगले यूनिट में। जैसे मान लीजिए 1 मीटर है, इसको हमको चेंज करना है दूसरे में, सेंटीमीटर में। तो कितना सेंटीमीटर आएगा? 100। तो 1 हो गया आपका N1, M हो गया U1, 100 हो गया यहाँ पे N2, और सेंटीमीटर हो गया आपका सेंटीमीटर U2। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग वही देखेंगे। N2 और U2 का मतलब जो नया वाला आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू, U2 मतलब नया वाला यूनिट, ठीक है। समझ रहे हैं किससे? मीटर और सेंटीमीटर से। टाइम से अगर समझना चाहते हैं तो टाइम से भी समझ सकते हैं। टाइम के लिए देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ आपका 1 आवर, तो ये 1 किसके लिए हो गया? 1 हो गया आपके N1 के लिए, आवर किसके लिए हो गया? U1 के लिए। N1 × U1 = 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट। तो ये 60 का किसके लिए हो गया? N2 के लिए। मिनट किसके लिए हो गया? U2 के लिए। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये तो याद है हमको, तो हम लोगों ने लिख दिया। ऐसे कैसे निकल जाएगा कैसे? तो वही हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेंगे और उसको चेंज करके देखेंगे। चलिए देखते हैं चेंज करके। तो मान लीजिए हमको फोर्स को चेंज करना है। किसको? फोर्स को। फोर्स का SI यूनिट क्या आता है? न्यूटन। ये हो गया SI यूनिट। इसको चेंज करना है CGS यूनिट में। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में। तो न्यूटन को किस में चेंज करते हैं? तो न्यूटन का चेंज होके आता है डाइन। न्यूटन का चेंज होके किस में आता है? डाइन। जैसे मीटर का चेंज होके किस में आता है? सेंटीमीटर। उसी तरह मीटर हो गया SI यूनिट, सेंटीमीटर हो गया CGS, SI और CGS। उसी तरह न्यूटन को चेंज करेंगे तो किस में आएगा? डाइन में। न्यूटन का छोटा रूप है डाइन। अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो वही किस फॉर्मूला से? फॉर्मूला आपको याद होगा N1U1 = N2U2। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज होता है फॉर्मूला। तो N1U1 = N2U2, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे N1 के जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट के जगह पे न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को छोटा में तोड़ लेंगे। क्या बताया था मैंने न्यूटन के लिए? kg m/s² बताया था, ठीक है। अब इधर ये क्या है आपका? एक है SI, है ना, और एक है CGS। ये वाला हो गया SI, ये वाला हो गया CGS। CGS में अब इसको छोटा करेंगे। तो CGS में छोटा करने के लिए क्या करते थे? याद होगा, kg को किस में बदलेंगे? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ देते हैं। इस अभी आंसर आ जाएगा खुद से। kg को किस में चेंज करेंगे? 1 kg में कितना ग्राम? 1 kg में 1000 ग्राम, है ना। तो kg की जगह पर अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे ग्राम, तो उसके आगे क्या लिखना होगा? 1000 बराबर हो गया। फिर मीटर, यहाँ मीटर है, मीटर के लिए सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन है? सेकंड। सेकंड को सेकंड में ही छोड़ देंगे, क्योंकि CGS में भी सेकंड ही होता है। जैसे SI में सेकंड है तो CGS में भी सेकंड ही होगा। तो अब तो चेंज हो गया। kg किस में चेंज हो गया? ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में, और सेकंड सेकंड में ही। स्क्वायर है तो स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हो गया। अब आगे देखते हैं। तो 3 0 हो गया। यहाँ पे चल रहा है 1 न्यूटन, इसको फिर से लिख देते हैं
क्योंकि हमारा ये काम हो गया, इसी को हम लोगों ने इसमें तोड़ा था, ये काम हो गया। अब यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 5 जीरो, तो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं इसको, है ना, 5 जीरो, और लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूटन, तो उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, डाइन। और कितना डाइन, तो 10 टू द पावर 5 डाइन। कितना न्यूटन में, तो 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। जैसे 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक यूनिट से, ये एक यूनिट किसका था, एसआई का, दूसरे यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं, ये किसका था, सीजीएस का। ये किसका फ़ायदा हो गया, मतलब किसको यूज करके हम लोग कर रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन का। ये हो गया यूज नंबर 2। अब आते हैं हम लोग यूज नंबर 3 में। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। अब हम लोग चलते हैं तीसरे यूज में। तीसरा यूज है हमारा, 3rd यूज, टू फाइंड यूनिट पता करना है। अगर आपके पास मान लीजिए लिख दिया LT-2, अब बोल दिया कि इससे आपको कौन सा यूनिट है, इसका क्या यूनिट, किसका यूनिट है ये, तो L फॉर लेंथ का क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, तो ये होता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला, यूनिट। दूसरा पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी, कि किसका फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है। और क्या हम लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास दे दिया MLT-2, बोल दिया कि फाइंड यूनिट को आप पता लगाइए। तो क्या करेंगे, एम किसका है, मास का, तो मास का क्या होता है, केजी। एल मतलब लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में। टाइम सेकंड, टी, तो सेकंड का स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये किसका होता है, न्यूटन का। तो इस तरीके से हम डायमेंशन जब दिया हुआ हो तो हम यूनिट उससे पता कर सकते हैं। ये हो गया आपका यूज नंबर 3rd। अब आते हैं यूज नंबर 4th पे। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। 3rd वाला यूज क्या करना है, फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डायमेंशन की मदद से नया फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। नया फॉर्मूला का क्या मतलब, तो चलिए देखते हैं। पहले एक चीज़ समझते हैं, पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, ये पेंडुलम है। इसको हम लोग नीचे जो लटका होता है इसको बोलते हैं बॉब, है ना, और इसको बोलते हैं थ्रेड, जिसपे वो लटका होता है, झूलता है। ये जो है झूल के कहाँ चला आता है, बॉब, एक बार टाइम पीरियड इसका हम पढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ से इधर की तरफ चलता है, फिर ये यहाँ से झूल के इधर की तरफ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, फिर से ये कंप्लीट करके यहाँ चलाएगा। तो एक बार यहाँ मीन पोजीशन से जब ये चलाता है इधर एक बार, फिर यहाँ से चला जाता है इधर, और फिर वहाँ से चलाता है यहाँ, तो एक बार ये कंप्लीट कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। पेंडुलम का क्या बोलेंगे इसको, टाइम पीरियड। अब इसका फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हम क्लियर करेंगे, है ना। ये ऐसे तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन हम समझ रहे हैं अभी यहाँ। तो देखिए समझने के लिए क्या है, हम देखेंगे कि इसमें आखिर क्या क्या चीज़ पे इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है। तो मान सकते हैं हम कि इसके लेंथ पे, ये जो धागा है आपका, है ना, इस पर डिपेंड करेगा। तो धागा को क्या लेंगे, लेंथ L। ये जो बॉब है लटका हुआ है, भारी है, तो इस पर डिपेंड करेगा, तो इसका मास होगा, M पे डिपेंड करेगा। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर ये किस पे डिपेंड करेगा, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ पे डिपेंड ये कर रहा है। क्या क्या चीज़ पे, एक लेंथ पे, दूसरा मास किसका, बॉब का, बॉब किसको बोलते थे, गोल वाला जो लटका हुआ है, और जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन 3 चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डायमेंशन, और डायमेंशन यूज़ करके टी के लिए फॉर्मूला हम लोग एक निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं इसको। देखिए लिख देंगे कि टी जो है टाइम, वो मान लीजिए कि डिपेंड कर रहा है एल से, लेंथ से, और लेंथ का पावर कितना है, ए मान लेंगे। अभी पावर हमको पता नहीं है, फॉर्मूला हमको पता नहीं है। जैसे फॉर्मूला है आपका F इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का पावर 1 है, ये तो फॉर्मूला आया हुआ था, हमको पता है कि एक्सेलरेशन का पावर 1 है, 2 नहीं होगा। तो उसी तरह हमको एल का पावर कितना अभी पता नहीं है, अभी हम तो फॉर्मूला बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एल के पावर ए, फिर क्या लिखेंगे, और किस पे डिपेंड कर रहा था, एल, एम और जी पे। तो एम का पावर हम लोग मान लेते हैं कि बी पे डिपेंड कर रहा है, एम का पावर 2 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो बी का वैल्यू हमको पता करना होगा। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा था, और इसका पावर लिख देते हैं सी, लिख दिए। और मान लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ और होगा, ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था 9th क्लास में पढ़ा होगा, हाफ mv²। तो m का पावर कितना है 1, v का पावर 2, और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी तो आ रहा है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ कोई कांस्टेंट भी आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो k भी मान लिए हम लोग। अब जो आना होगा आ जाएगा, जो गायब होना होगा हो जाएगा, और उससे हमारा फॉर्मूला एक निकल जाएगा t के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग t का फॉर्मूला देखते हैं, t का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, किसको यूज़ करके, डायमेंशन। चलिए देखते हैं। तो t लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने बताया था, तो t का डायमेंशन क्या होगा, t का डायमेंशन t ही होता है टाइम का, है ना। और इसको और एलिब्रेट करके अगर फैला के लिखें तो m पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1, ये भी तो डायमेंशन हो सकता है ना। इसी को यूज़ करेंगे ताकि इस साइड भी हमको अलग अलग जो आ रहा है उसमें m और l भी आएगा, तो उसको हम यूज कर पाएंगे। तो t इज इक्वल टू ये हो गया LHS में, ये कहाँ हो गया LHS में। अब देखेंगे किस में, RHS में। RHS में देखिए क्या है, RHS में है आपका l के पावर a, है ना, RHS लिख लेते हैं। और वहाँ है l टू द पावर a, m टू द पावर b और g टू द पावर c, और k फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट का तो कुछ नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट पढ़ा था हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पिछले वीडियो में, सॉरी। तो अब l का देखेंगे, l का क्या है लेंथ, तो लेंथ का पावर a, लेंथ का डायमेंशन। अब डायमेंशन लिख रहे हैं सिर्फ, है ना, RHS का क्या लिख रहे हैं, डायमेंशन। m मतलब मास का डायमेंशन कितना आ रहा है b, और g फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या था LT-2, तो LT-2, और इसका पावर क्या है c। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो मिला के, तो l का पावर a, m टू द पावर b, और यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो l टू द पावर c और t टू द पावर -2c, पावर गुना होता है। तो ये हो गया आपका RHS, ये कहाँ हो गया RHS में। अब इस RHS से हम लोग LHS को इक्वेट करेंगे। LHS में क्या आया हुआ था, सिर्फ L था, तो उसको हम लोग लिखा था m0 L0 T1, ये लिखा था। अब m को m से मैच करेंगे, L को L से और T को T से। आपको पता होगा 2 का पावर अगर इधर 4 है और इधर 2 का पावर x है, तो x और 4 बराबर हो जाता है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहाँ भी बेस सेम होगा तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे यहाँ पे करेंगे, देखिए m का पावर इक्वेट करते हैं LHS और RHS से। तो LHS में m का पावर कितना है 0, RHS में m का पावर कितना है b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 0, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मिलाते हैं m के बाद l का, तो l का पावर LHS में कितना है 0, l का पावर RHS में कितना है c, तो ये हो गया आपका c, है ना। तो सॉरी, अच्छा a प्लस c था, एक मिनट, यहाँ पे देखिए l 2 बार, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसको हम लोग एक साथ करके लिख लेंगे, m टू द पावर b, l यहाँ c और l का पावर यहाँ a, तो हो जाएगा l टू द पावर a प्लस c हो जाएगा, और फिर t टू द पावर बचेगा -2c, हो गया। अब इक्वेट करेंगे इसको, देखिए तो m टू द पावर, m का पहले इक्वेट कर लेते हैं m के लिए, तो m का LHS में कितना है 0 और m का RHS में कितना है b, तो b इज इक्वल टू आ गया 0। उसी तरह अब कर लेते हैं l के लिए, तो l का LHS में कितना है 0 और RHS में कितना है l का पावर a प्लस c, है ना, a प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू हो जाता है -c। अब t के लिए इक्वेट करते हैं, तो t के लिए इक्वेट करेंगे, t के लिए, तो t का LHS में कितना है पावर 1, RHS में पावर कितना है -2c, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया -1/2, ये हो गया आपके c के लिए। तो c जब निकल गया तो a भी निकल जाएगा,
ए, सी के लिए क्या वैल्यू है -1/2, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखना होगा, टी इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे टी इज इक्वल टू L टू द पावर ए, M टू द पावर B, G टू द पावर C और K, ये माना था। अब हम लोग के पास वैल्यू भी आ गया A का, B का और C का, अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला है T इज इक्वल टू L टू द पावर A, M टू द पावर B और G टू द पावर C और K का कोई वैल्यू आएगा नहीं आएगा वो भी पता चल जाएगा। L टू द पावर A का वैल्यू कितना आया, A का वैल्यू आया आपको 1/2, तो यहाँ लिख देंगे A का वैल्यू, A का पावर 1/2, 1 A की जगह। M का पावर कितना आया, B इज इक्वल टू, तो B इज इक्वल टू आप लोगों ने देखा अभी 0 आया था, B इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर लेंगे, M इज इक्वल टू M टू द पावर 0, और G टू द पावर कितना आएगा, C कितना आया था -1/2, तो -1/2, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसको हम लोग अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो T इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा K, है ना, और L का पावर 1/2, किसी का पावर 1/2 का क्या मतलब, 2 का पावर 1/2 का क्या मतलब, रूट अंडर हो जाता है ना। तो L का पावर भी 1/2 है, मतलब रूट अंडर हो गया L, M तक 0 हो गया तो 1 हो गया, M तो खत्म हो गया, बचा कौन, G का पावर -1/2 है, इसका मतलब नीचे वो चला जाएगा रूट में, ये हो गया। अब इसको और अरेंज करना चाहें तो क्या करेंगे अरेंज, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला K रूट अंडर L/G। तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला है। कैसे यूज किया हम लोगों ने इसको, डायमेंशन यूज करके, किधर से किधर, LHS का अलग, RHS का अलग, फिर सबके पावर को हम लोगों ने एक साथ कंबाइन किया और पावर के अकॉर्डिंग A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू निकाला और फिर उसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये था आपका तरीका निकालने का फॉर्मूला। स्टार्ट यहाँ से है, यहाँ से आपका थर्ड वाला स्टार्ट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में आप इसको बना लीजिए, ठीक है, ताकि याद हो जाए। ये एक है स्टेप, ये स्टेप नहीं है यहाँ से, ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया था। चलिए ये हो गया, उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, नीचे ये हो गया आपका, ये हो गया A, B, C का वैल्यू यहाँ से निकल रहा था। T इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला एक आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक डायमेंशनल इक्वेशन का 4 यूज देखा है ना, 4 यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ये आप याद कर लीजिए, इसके मदद से आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, एक होमवर्क तो मैं दे चुका हूँ, अगला होमवर्क भी मैं दे दूंगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक यू।